हेलो स्टूडेंट्स, मैं सलमान सर एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अलग अलग साइंटिस्ट थे, सभी ने अपने अपने अलग परमाणु के बारे में बताया, परमाणु के बारे में जो संरचना है उसके बारे में अलग अलग एक्सप्लेन किया। सबसे पहले मैं साइंटिस्ट के बारे में बात करूंगा डाल्टन, फिर मैं बात करूंगा थॉमसन और फिर मैं रदरफोर्ड और नील्स बोर। अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा परमाणु का मतलब क्या है। परमाणु यानी किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा जो कण होता है उसे कहा जाता है परमाणु। कोई सा भी पदार्थ हो, मैं अगर चीनी के टुकड़े की बात करूं तो चीनी जो है उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े अगर लेंगे तो वो भी एक परमाणु है। अगर मैं किसी मिट्टी का लड्डू दूं तो उसमें मिट्टी के जो छोटे छोटे कण है वो भी परमाणु है। तो परमाणु जो होता है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, अविभाज्य कण है, सबसे छोटा कण जिसके और ज्यादा टुकड़े किए नहीं जा सके तो वो कहलाता है परमाणु। तो फिर बात करेंगे डाल्टन के बारे में। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन है। डाल्टन ने क्या परमाणु के बारे में बताया? तो सबसे पहले डाल्टन ने बताया कि परमाणु जो होता है वो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यानी प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन छोटे छोटे कणों को कहा जाता है परमाणु। जैसे मान लीजिए मैंने एक छोटा सा कण ये लिया, एक छोटा सा कण ये लिया, एक ये लिया, मैंने खूब सारे छोटे छोटे कण ले लिए। जब उनको आपस में मिलाएंगे तो वो बन जाएगा एक अणु। यानी एक अणु या किसी भी एक पदार्थ या किसी भी तत्व में से अगर मैं एक छोटा सा कण निकालूं तो वो कहलाता है परमाणु। यानी परमाणु सबसे छोटा कण होता है। दूसरी बात डाल्टन ने बोली कि प्रत्येक जो परमाणु है, यानी परमाणु होता है अविभाज्य कण। अविभाज्य कण मतलब जिसके और ज्यादा विभाजन न किया जा सके, जिसको और ज्यादा डिवाइड न कर सके और ज्यादा तोड़ न सके। तो पहली बात बोली पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और वो छोटे कण कहलाते हैं परमाणु। दूसरी बात बोली कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य कण, अविभाज्य कण मतलब उसके और ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। तीसरी बात करें कि एक ही तत्व के सभी परमाणु जो है वो समान भार, आकार और रासायनिक गुणधर्म में समान होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने चीनी का एक टुकड़ा लिया और उसके में छोटे छोटे कण परमाणु, एक मान लीजिए आप चौक का टुकड़ा ले लीजिए और चौक के छोटे छोटे कण है वो निकाल लीजिए। अगर मैं चीनी के, जैसे मान लीजिए यहां से मैंने एक परमाणु निकाल लिया और एक परमाणु एक, यानी ये दोनों ही परमाणु जो वो चीनी के हैं। अगर मैं इनकी बात करूं आकार की, समान भार की, परमाणु भार की, आकार की या रासायनिक गुणधर्म, अगर एक ही परमाणु, एक ही पदार्थ के जो दोनों परमाणु अगर मैं लूंगा एक जैसे, तो वो सारे के सारे परमाणु भार भी समान होगा, आकार भी समान और रासायनिक गुणधर्म है वो भी समान होगा। नेक्स्ट बात करें, उसने बोला कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु भार, आकार और रासायनिक गुणधर्म है वो भिन्न भिन्न होते हैं। अगर आप चीनी में से एक परमाणु निकाल लीजिए, चौक के टुकड़े में से अगर एक परमाणु निकालो, अगर उन दोनों के बारे में अगर अपने स्टडी करेंगे तो दोनों के जो परमाणु भार, आकार और रासायनिक गुणधर्म है वो अलग अलग मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें कि डाल्टन ने नेक्स्ट बात क्या बोली कि रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन के बाद में, अभिक्रिया करवाने के बाद में जो बनने वाले जो परमाणु हैं उनको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उनको नष्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ एक बातें थी जो बताई हमारे जो साइंटिस्ट है डाल्टन ने, जिसे बोला डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। नेक्स्ट बात करें थॉमसन का परमाणु मॉडल जो 1898 में दिया गया, जिसका दूसरा नाम जो है वो प्लम पुडिंग मॉडल भी है। तो प्लम पुडिंग मॉडल क्या, थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या बोलता है? थॉमसन ने बोला कि परमाणु जो है वो बहुत ही छोटा कण होता है जिसका करीबन साइज होता है 10 की घात -10 मीटर। -10 मीटर मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा कण है जो सीधी आंखों से दिख ही नहीं सकता अपने को, बहुत छोटा कण है। बात करें आकृति में एक धनावेशित गोला माना परमाणु को, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि ये जो डाल्टन के अनुसार जो थॉमसन है, थॉमसन के अनुसार जो परमाणु है वो बहुत ही छोटा कण है जिसका साइज 10 की घात -10 मीटर है और एक धनावेशित गोला होता है। फिर बात करें नेक्स्ट, उसने बात क्या बोली कि परमाणु जो है वो धनावेशित गोला होता है, जैसे मैंने ये बनाया, जिसमें समान मात्रा में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। यानी परमाणु जो है वो एक धनावेशित गोला है, धनावेशित पॉजिटिव स्फीयर है और इसके अंदर बीच बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो जो क्या होते हैं नेगेटिव आयन, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है वो बीच बीच में फंसे रहते हैं। उसने अपने इस मॉडल की जो है वो तुलना की प्लम पुडिंग से। प्लम पुडिंग जो है वो केक होता है, ये जैसे मान लीजिए केक बनाया मैंने यहाँ पे प्लम पुडिंग, तो उस केक को उसने पूरे को बोला ये एक टाइप से धनावेशित गोला है और इसके ऊपर चारों तरफ से जो सूखे मेवे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो इसके बीच बीच में अलग अलग जगह लगे होते हैं। तो उसने अपने इस जो प्लम पुडिंग को जो है उसको धनावेशित गोला माना और बीच बीच में जो ड्राई फ्रूट है, सूखे मेवे जो है, उसको उसने
इलेक्ट्रॉन को देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो वाटरमेलन, तरबूज की, कि मान लीजिए आपके पास एक तरबूज है और सारे का सारे ये तरबूज के अंदर लाल वाला जितना भी भाग है वो होता है, मैं मान लीजिए एक बार तरबूज को मैं एक बार परमाणु मान रहा हूँ और पूरा का पूरा जो धनावेशित भाग है उसको उसने जो रेड वाला भाग है उसको धनावेशित भाग दिया और बीच बीच में जो बीज फंसे हुए रहते हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो थॉमसन के अनुसार जो तरबूज था उसका रेड वाला जितना भी भाग है वो धनावेशित भाग है और बीच बीच में जो बीज फंसे हुए हैं वो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है। और उसने अपने परमाणु की जो संरचना जो है वो वाटरमेलन तरबूज और परम कोडिंग के अकॉर्डिंग जो की और उसके अकॉर्डिंग इसका नाम जो है पड़ा परम कोडिंग मॉडल। नेक्स्ट बात करें रेदरफोर्ड, तो रेदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या फिर रेदरफोर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग गॉड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या कहता है परमाणु के बारे में। उन्होंने सबसे पहले सोने की एक पतली झिल्ली ली जिसकी मोटाई थी 10 की घात -7 मीटर, यानी ये भी बहुत बारीक पतली झिल्ली है, जिस पर उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कण यानी हीलियम, मैं भी थोड़ा डायग्राम में भी बताऊंगा आपको, अल्फा कणों की उसने क्या करे झिल्ली के चारों ओर उसने लिया जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा और बमबारी। मैं बताता हूँ इस डायग्राम में, देखिए ये जो मैंने बीच में संरचना बनाई है वो एक सोने की पतली झिल्ली ली उसने और उस पे क्या किया उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कण यानी जो हीलियम के कण है उसकी बमबारी करवाई और चारों तरफ उन्होंने एक वर्ताकार वलयनुमा संरचना में एक लेपित पर्दा रखा जिंक सल्फाइड से लेपित, यानी जिंक सल्फाइड से लेपित उसने पर्दा रखा। अब आपको वैसा जिंक सल्फाइड से लेपित क्यों किया, ताकि जब अपने हीलियम कणों की बमबारी करवाए उसके ऊपर हीलियम के कण गुजारे तो ये जो पर्दे से टकराकर जो अल्फा कण है वो इस पर्दे से टकराने के बाद में फ्लैश उत्पन्न करे, फ्लैश मतलब लाइट उत्पन्न करे, जिससे अपने क्या करें कि अल्फा कण कौन सा कहां गया है उसके बारे में अपने पता लगाया जा सके कि कौन सा अल्फा कण की दिशा कहां है, कौन सा अल्फा कण किस दिशा में है। मैं बात करूं जैसे मान लीजिए मैंने एक यहां पे भी इस डायग्राम को जूम करके जैसे यहां पे बनाया है, तो आपने जो रेदरफोर्ड है उसने पहली बात क्या नोट की कि अधिकांश अल्फा कण है वो सोने की झिल्ली से बिना मुड़े सीधे निकल रहे हैं। ये देखिए ये जैसे कण है लाइट है वो सीधी जा रही है, ये अल्फा कण सीधा जा रहा है, ये अल्फा कण सीधा जा रहा है, ये सीधा गया सीधा गया सीधा गया, यानी ज्यादातर जो अल्फा कण है वो बिना मुड़े सीधे के सीधे चले जाते हैं, यानी उनके बीच में कोई रुकावट नहीं आती। दूसरी बात करें बहुत कम अल्फा कण जो है वो कुछ अंश कोण से विक्षेपित है, जैसे मान लीजिए ये रे आई यहाँ से अल्फा कण इधर से आया और इधर मुड़ गया, ये अल्फा कण आया इधर मुड़ गया, यानी बहुत कम ऐसे कण उसको अल्फा कण देखने को मिले जो कि कुछ 1 डिग्री कुछ 120 डिग्री पे मुड़ गए, कुछ 90 डिग्री पे विक्षेपित हो गए। नेक्स्ट बात करें कि 20,000 कण अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर मुड़ गया, यानी ये ज्यादातर है वो सीधे निकल गए, कुछ है कि वो 120 डिग्री पर कुछ 90 डिग्री पर, और उनमें से 20,000 में से एक कण ऐसा मिला अल्फा कण जो यहां से गया और टकराने के बाद में बिना मुड़े सीधा का सीधा इधर आ गया। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग उसने क्या अपना क्या निष्कर्ष निकाला, रेदरफोर्ड ने इन तीनों के अकॉर्डिंग अपना पहला निष्कर्ष ये निकाला, जैसे मैंने अभी बताया ज्यादातर सीधे कण जो कण अल्फा कण है वो बिना मुड़े सीधे निकल चुके हैं, तो परमाणु का अधिकांश भाग है वो खोखला था, यानी बीच में खाली जगह थी खोखला था, तो जो अल्फा कण है वो बिना मुड़े सीधे के सीधे चले गए। तो पहली बात उसने बोली कि परमाणु का अधिकांश भाग है वो खोखला होता है, यानी बीच में खाली होता है, इसलिए अधिकांश अल्फा कण है वो सीधे ही निकल गए, बिना मुड़े सीधे के सीधे चले जाते हैं। दूसरी उसने क्या बात बोली, कुछ अल्फा कण जो है वो विक्षेपित हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं मतलब यहां से ये अल्फा कण आया वो इधर मुड़ गया, ये अल्फा कण आया वो इधर मुड़ गया, इसे कहते हैं विक्षेपित होना, बैंड हो जाना, मुड़ जाना। कुछ अल्फा कण है वो विक्षेपित हो जाते हैं, इसलिए निश्चित है कि उन पर परबल प्रतिकर्षण बल लगा है। अब आपको हमेशा ये वर्ड नया है प्रतिकर्षण बल, एक होता है आकर्षण बल मतलब अपनी तरफ खींचना, एक होता है प्रतिकर्षण बल यानी अपने से दूर धकेलना, यानी उसने देखा कि कुछ एक कण मुड़ रहे थे तो उसको लगा, रेदरफोर्ड को लगा कि कुछ एक ऐसे कण होंगे बीच में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होगा जो क्या कर रहा है बीच में कुछ एक ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से यहाँ पे अल्फा कणों पे प्रतिकर्षण यानी अपने से दूर अल्फा कणों को धकेल रहा है। तीसरी बात उसने क्या बोली, परमाणु में धनावेश का आयतन बहुत कम होता है जिसे नाभिक कहा जाता है, यानी उसने देखा एक कण वो बिना मुड़े सीधा का सीधा आ गया, तो जाहिर सी बात है बीच में कुछ ना कुछ ऐसा भाग होगा जिस वजह से ये घटना हुई है, और उसने उस बीच वाले कण को नाम दिया नाभिक। तो ये थे निष्कर्ष। अब बात करें रेदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब परमाणु मॉडल क्या होता है, इन्हीं तीनों के अकॉर्डिंग उसने अपना मॉडल दिया कि पहली बात परमाणु का जो धनावेश और जो द्रव्यमान होता है यानी पॉजिटिव भाग और मास जो है वो उसके मध्य
सीधे नाभिक में केंद्रित होता है, यानी पूरा का पूरे जितना भी परमाणु के अंदर जो द्रव्यमान है और जो धनावेशित भाग है वो बीच वाला जो नाभिक है उसके अंदर स्थित होता है। दूसरी बात करें कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, जैसे मैंने बताया बिना मुड़े सीधे निकल गए थे अल्फा कण, तो उसने दूसरी बात क्या बोली कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है जिसके चारों ओर कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यानी ज्यादातर खाली था जिसमें जो अल्फा कण बिना मुड़े चले गए और चारों तरफ निश्चित कक्षाएं होती है और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट बात करें, परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इस पूरे एक परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही संख्या में नाभिक में मिलते हैं प्रोटॉन। यानी तीसरी बात उन्होंने क्या बोली अपने मॉडल की कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे किसी परमाणु के अंदर उतनी ही संख्या में नाभिक के अंदर मिलेंगे आपको प्रोटॉन। तो ये था आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसके बाद में उसने क्या निष्कर्ष निकाले और फिर परमाणु मॉडल के बारे में। अब बात करें कि उनकी कमियां क्या रही, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। तो पहली बात तो ये उसकी कमी ये रही कि परमाणु के स्थायित्व को स्पष्ट नहीं कर पाया। कौन सा परमाणु स्थायी होता है, कैसे स्थायी किया जाता है, तो स्थायित्व को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, नहीं समझा पाया, ये रदरफोर्ड मॉडल की कमी थी। और दूसरी मॉडल कमी की बात करें तो परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना को नहीं स्पष्ट नहीं कर पाया। इलेक्ट्रॉन संरचना यानी इलेक्ट्रॉन की संरचना क्या होती है उसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये थी अपने रदरफोर्ड मॉडल की कमी। थैंक यू।